Welcome to Rizvi's e-learning channel. This is Baby Shamnam. Welcome to the Performance and Reward Management classes. Today I will discuss about KSA. Okay? KSA. Tomorrow I would discuss KRA. It means KRA मीन्स होता है की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। ठीक है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में हमने देखा था कि हमें क्या देखा था कि एम्प्लॉय उसमें क्या है कि उसमें एम्प्लॉय की ड्यूटीज पर फोकस कर रहा है, एम्प्लॉय के टास्क पे फोकस कर रहा है कि एम्प्लॉय को जो टास्क दिया जा रहा है, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया जा रहा है, जिस भी पॉलिसीज के थ्रू उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, जो भी या एरिया दिया जा रहा है, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए KSA का यूज किया गया कि इसमें हम उनके इस चीज को परफॉर्म करने के लिए हमें एम्प्लॉय की नॉलेज, उसकी स्किल एंड उसकी एबिलिटी को चेक करना होता है। क्लियर? अगर एम्प्लॉय को जो भी हम टास्क दे रहे हैं उसके बारे में उसके पास कितनी नॉलेज है, उसको उस फील्ड में उसकी कितनी स्किल्स है और कितनी उसके पास एबिलिटी है नए टास्क को क्लियर करने के लिए, ये चीज कहाँ से आएगी? EKS मीन्स की नॉलेज कहाँ से आएगी? एजुकेशन से। अगर वो एजुकेशन उसकी कंप्लीट होगी या उसके पास क्वालिफिकेशन अच्छी होगी तो उस एजुकेशन से उसे नॉलेज मिलेगी, उस नॉलेज से ही वो स्किल को गेन करेगा। बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट मतलब उनके पास एजुकेशन तो नहीं होती बट स्किल होती है। वो कैसे कि वो स्किल तो सीख लेते हैं। जैसे अगर कोई एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनना चाहे तो वो अगर चाहे तो IT फील्ड से बीटेक करने के बाद भी बन सकता है, और चाहे तो डायरेक्ट अगर वो किसी प्रोग्रामिंग या किसी वेब डेवलपर का कोर्स करना चाहे तो भी बन सकता है। बट इसमें क्या है, इसमें इस चीज में वो बहुत तेज सीखेगा और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्लियर? तो यही होता है KSA। KSA क्या होता है? एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन को चेक करते हैं और उसकी कॉम्पिटेंसी को देखते हुए उसका मतलब क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि वो ये काम इजीली कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसे एक स्पेसिफिक जॉब रोल असाइन किया जाता है, उस जॉब रोल के अंदर उसकी मतलब हम उसमें नॉलेज भी शो करते हैं, स्किल भी शो करते हैं, उसकी एबिलिटी भी शो करते हैं कि ये चीज होनी चाहिए। क्लियर? दैट इज KSA। आइए इसको हम डिफिनेशन के थ्रू एक बार देख लेते हैं KSA क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे KPI एंड दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, KSA वर्सेस KPI में क्या डिफरेंस है, KRA वर्सेस KPI में क्या डिफरेंस है, ये सब सारी चीजें हम आपको बता देंगे। ये लास्ट लेक्चर है परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड मैनेजमेंट का। क्लियर? तो आइए देखते हैं KSA। KSA stand for knowledge, skill and abilities. It's a framework. क्लियर? क्लियर? तो कह रहा है KSA स्टैंड फॉर नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज। मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी जाती है, जो भी ड्यूटी असाइन की जाती है, उस काम को लेकर हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास स्किल होनी चाहिए एंड उसके पास एबिलिटीज होनी चाहिए।
कि इसे क्या कह रहा है कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली एम्प्लॉय को हम एक्सेस करते हैं और इवेलुएट करते हैं। किस चीज का एक्सेस करते हैं? उसकी क्वालिफिकेशन का, उसकी कॉम्पिटेंसीज का। किस लिए? जो जॉब रोल उसे प्रोवाइड किया गया, जो एक पर्टिकुलर जॉब रोल दिया गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके लिए हम उसकी क्वालिफिकेशन को और उसकी कॉम्पिटेंसीज को हम एक्सेस करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को हम इवेलुएट करते हैं। ठीक है, क्लियर? इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कैसे। पहले के फॉर नॉलेज, नॉलेज के जो डिनोट करता है नॉलेज को, इसमें ये कह रहा है कि इसमें थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकली, मतलब जिस भी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, जैसे अगर हम साइंस बैकग्राउंड के हैं या हम आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या हम कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो हमारे पास उस सब्जेक्ट का, उस कोर्स सब्जेक्ट का की जो है मतलब थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज होनी चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसे हम इजीली मतलब उस सब्जेक्ट को एकदम उसके कॉन्सेप्ट को, उसके प्रोसेस को और उसके जो आप समझने की जो कैपेसिटी है, जो स्किल है, उसमें मतलब प्रॉपर वो फ्लेक्ट मतलब नॉलेज होनी चाहिए उसके पास। इट मीन्स कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक डॉक्टर है, साइंस लिया, बायो बैकग्राउंड से है, तो डॉक्टर बन रहा है। डॉक्टर है, डॉक्टर के पास क्या होनी चाहिए कि अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट है या अगर वो सर्जन है या उसको कह दें कि वो फिजिशियन है, तो उसके जिस भी उसमें उसने डॉक्टरी ली है तो उसके पास उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों, उसका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर। अगर उसके पास कोई ऐसा मरीज आ जा रहा है तो उसके पास उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उस बीमारी मतलब उस बीमारी को पकड़ने पर उसके पास एक अलग से नॉलेज होनी चाहिए कि पकड़ ले कि हाँ इसको क्या बीमारी है। क्लियर? सेकंड है स्किल्स। क्लियर? तो नॉलेज आपने क्या देखा कि नॉलेज में उसे थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी उसमें वो एजुकेशन ले रहा है उसमें उसको थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड है स्किल्स। ये कह रहा है कि द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज। स्किल्स में क्या कह रहा है? उसकी एबिलिटी को अप्लाई करना चाहिए नॉलेज पर, कि उसके पास जो भी उसके पास एबिलिटी है, जो भी उसके पास पावर है, उसको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है? एंड परफॉर्म द स्पेसिफिक, और जो भी एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एक स्पेसिफिक कार्य दिया गया है, फंक्शंस दिए गए हैं काम करने के लिए, जिसकी हमें सैलरी मिल रही है, तो उसको परफॉर्म करने के लिए उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज कहाँ से आएगी? कि जब तक वो अपनी एबिलिटी को अप्लाई नहीं करेगा। इसको आप ऐसे कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोई डेवलपर पर्सन है तो उसे कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज वो वेब डेवलपिंग का कोर्स वो वेब डेवलप कर ही नहीं पाएगा। क्लियर? थर्ड टॉपिक है आपकी एबिलिटी। एबिलिटी क्या होती है? नॉलेज एंड स्किल का कॉम्बिनेशन होता है। इसके पास ये कैपेसिटी होती है कि जो भी उसे स्पेसिफिक टास्क या फंक्शन दिया गया है उसको वो अपनी एबिलिटी के बेस पर, अपनी कैपेसिटी के बेस से उस काम को परफॉर्म कर पाए, उस टास्क को फुलफिल कर पाए। ठीक है? इसका एक एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो कि अगर एक टीम लीडर है, उसके पास टीम को मैनेज करने की एबिलिटी होनी चाहिए और उसके पास एक मोटिवेशनल स्किल भी होनी चाहिए, जिससे वो टीम वर्क के साथ टीम वर्क को लेकर काम करवा पाएगा। अदरवाइज नहीं। अगर हम एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करेंगे, अगर हम टीम को लेके नहीं चलेंगे, तो क्या हम अपने टास्क को फुलफिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दैट इज क्लियर? तो आइए इसके कुछ कॉमनली यूज होते हैं केस, उसको भी देख लेते हैं क्या क्या यूज है। ऐसे हम बता दे रहे हैं आपको कौन कौन से इसके यूज होते हैं। इसका जो यूज होता है वो जॉब डिस्क्रिप्शन में या रिक्रूटमेंट जब होता है जॉब का, तो उसमें इसका यूज किया जाता है।
मीन्स कि जब टैलेंट मैनेजमेंट अभी आप पढ़ोगे तो उसमें आप जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस के बारे में पढ़ोगे, जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन के साथ साथ उसकी नॉलेज, उसकी स्किल, उसकी एबिलिटी, उसका एक्सपीरियंस में शो किया जाता है। सॉरी, क्लियर? ये क्या करता है? सेकंड इसका देख सकते हो कि ये परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है और उसको एक्सेस करता है। क्लियर? थर्ड टॉपिक में से कह सकते हो, अगर जो टास्क हम न्यू दिए हुए, जो असाइन किए गए, जो उनको टास्क असाइन किया गया है, अगर उसको नहीं करने की कैपेसिटी उसके पास नहीं है, तो उसको ट्रेनिंग एंड उसके स्किल को डेवलप करने का डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी परफॉर्म करवाया जाता है, जिससे वो उनके पास जो भी थोड़ी बहुत स्किल में या जो तो थोड़ी बहुत नॉलेज में प्रॉब्लम आ रही है वो फुलफिल हो पाए। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में भी फोकस करता है। तो ये सारी चीजें कुछ कॉमनली इसके यूज हैं कि मीन्स इसको हम, इसकी हमारी जरूरत होती है वो मेन होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में, जब हमें एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है कि उनके पास कौन कौन सी स्किल है। दूसरा है कि इसकी परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है, उसको एक्सेस किया जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करवाया जाता है कि जो भी प्रॉब्लम या जो भी काम करने में दिक्कतें आ रही हैं एम्प्लॉय को, उनकी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उनके स्किल में, उनके नॉलेज में, उसको फुलफिल किया जा सके। ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर? दैट्स इट।